नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने सिलेक्शन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कंटिन्यूअस करके रखा है अपनी मैथ की सीटेट की सीरीज के साथ, उसी कड़ी में आज हम अपनी छठी क्लास को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और आसानी पूर्ण विश्वास है आप सभी इस क्लास को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आज हम आपसे सीटेट मैथ के बारे में बात करेंगे और सीटेट मैथ के बारे में वो कॉन्सेप्ट जो आप लगातार कह रहे थे सर कि पेडागोजिकल जो सेक्शन है, मैंने आपको पहले से ही बता करके रखा है, पहले से हमने एक एक चीज आपको समझाई है कि बेटा 30 क्वेश्चन आने हैं आपके, 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं गणित को लेकर के, जिसमें भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी होगा। बोले तो बेटा शिक्षण शास्त्र होगा, मतलब टीचिंग मेथड होगा, शिक्षण शास्त्र होगा, किसी भी विषय का बेटा पेडागोजी होगा, शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे होंगे। और जो 15 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो न्यूमेरिकल के रहेंगे, मतलब कुल मिलाकर के 15-15 30 की बात की। और मैंने आपको 5 क्लासेस में कम से कम 2 नंबर की मैंने चीजें आपको 2 से 3 नंबर की चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी है। और आज के क्लास में आज आपको पेडागोजी की शुरुआत कर देंगे। आप निरंतर ये चीज कह रहे थे सर पेडागोजी शुरू कर दो, पेडागोजी शुरू कर दो, तो लो भाई आ जाओ, आज हम गणित की पेडागोजी को शुरू करते हैं और समझते हैं एक बार, ओवरऑल एक बार समझते हैं पहले कि आखिर गणित की पेडागोजी किस बात की मांग करती है। और जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार हम किस प्रकार से सवाल लेके जाएंगे। बेटा एनसीएफ 2005 जो है, याद रखेंगे सभी बच्चे, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, यहां से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट उठते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरा, आपको ये भले ना पढ़ना पड़े, मैं आपको इसके सार को समझा दूंगा, जहां से इसके सवाल आते हैं, इसका जो कंक्लूजन है, इसका जो निष्कर्ष है, वो सारी चीजों को लेकर के हम एक एक करके बेटा डिस्कस कर लेंगे। तो एनसीएफ 2005 का जिक्र करते हैं और इसमें हम अपने पेडागोजी के सेक्शन की तरफ आते हैं। पेडागोजी के सेक्शन की तरफ प्यारे बच्चे आते हैं, मतलब जब हम शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों की तरफ आते हैं। तो आप एक बात को बहुत ही गौर से ध्यान करिएगा, जब भी हम पेडागोजी पढ़ाते हैं, और बेटा पेडागोजी भी किसकी पढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, पेडागोजी जब भी हम आपकी पढ़ते हैं मैथ की, मतलब गणित की पेडागोजी जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रॉपर ध्यान में रखनी चाहिए। या मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम आपसे बेटा बात बोले कि हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि 1 से 5 का जब भी हम एग्जाम बेटा देते हैं तो हम जानते हैं प्राइमरी लेवल में हम उस जगह के अध्यापक होने जा रहे हैं जहां पर बच्चे कहां के होंगे। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना, जहां पर जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, ध्यान रखेंगे बेटा, बताओ सभी बच्चे कहां से होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो प्राइमरी के होंगे, मतलब 1 से लेकर के 5th तक के बच्चे होंगे। तो आप समझिए कि सीटेट का एनसीएफ कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है बेटा किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना, ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को मन में बिठा करके अपने रखना क्या, कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, सदैव सही होते हैं। क्या होते हैं, सदैव सही होते हैं प्यारे बच्चे, ऑलवेज राइट होते हैं, ऑलवेज राइट होते हैं बेटा, ऑलवेज राइट होते हैं, मतलब बच्चे सदैव क्या है, सही। मान लीजिए मैं मास्टर हूं, मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने गया और बच्चे सीख ही नहीं पा रहे हैं कोई चीज, तो एनसीएफ कहता है कि आपकी व्यवस्था फेल हुई है, टीचर फेल हुआ है, टीचर के पढ़ाने का तरीका फेल हुआ है। बच्चा कभी भी फेल नहीं होता। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 ध्यान रखेंगे मेरे भाई, क्या कि कभी भी बच्चा फेल नहीं होता। कौन फेल होता है, व्यवस्था, बोले तो सिस्टम।
कभी भी बच्चा फेल नहीं होता। स्टूडेंट इज ऑलवेज राइट, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। कभी किसी भी कंपनी में काम करो, कुछ गलती हो, बॉस सदैव सही है। वैसे ही जब हम शिक्षण करते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं, तो अगर सामने हम जिसको पढ़ा रहे हैं, और हम किसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम बेटा पढ़ाने की बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी को। तो एनसीएफ कहता है कभी भी बच्चा फेल नहीं होता। कौन फेल होता है बेटा, ध्यान देना सभी बच्चा, बच्चा सदैव सही होता है। और फेल कौन होता है, इन सब चीजों का काम पड़ेगा बेटा। फेल कौन होता है, व्यवस्था, व्यवस्था, सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, फेल होता है बेटा। कौन फेल होता है, फेल होती है हमारी टीचिंग लर्निंग अप्रोच, मतलब क्या, टीचिंग सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ाने का तरीका, अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं जब बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आती है। सबसे पहले बात यह आती है कि हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। जो कुछ भी पढ़ाओ, मैंने कहा कि 2 चीजें हैं सीटेट में, और अगर आप उन दोनों चीजों को एक साथ मन में बिठा लो, तो भाई पेडागोजी के 15 क्वेश्चन में आप 9 क्वेश्चन में ये पाओगे, 15 अगर सवाल आते हैं प्यारे भाई, अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, अगर 15 क्वेश्चंस आए तो 15 में से आप लिख के रख लो 9 क्वेश्चंस बेटा। अगर ये आप 2 कॉन्सेप्ट बना के रख लोगे कि 9 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, 9 कैसे, कि जब कभी भी जिक्र आएगा, किसका जिक्र आएगा, जब कभी भी बेटा जिक्र आएगा कि 15 क्वेश्चन की पेडागोजी का सेक्शन हुआ, आप इन 2 कॉन्सेप्टों को मन में अपने बिठा लो। सदैव ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूं बेटा कि 9 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, जिसमें आपको इतने बड़े विकल्पों को पढ़ने की, इतने बड़े विकल्पों को समझने की इतनी ज्यादा जो जरूरत है वो होगी नहीं। 3 विकल्प आपको ऐसे ही कटते दिखेंगे, जैसे क्या, कौन कौन सी बेटा चीजें देखनी है आपको, की नंबर 1 पॉइंट, की पॉइंट्स नोट करो एक बार कि पेडागोजी मैंने अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं अभी आपको सवाल भी कराऊंगा। अभी मैं कुछ बेसिक क्लूज आपको बता रहा हूं। क्या मैंने अभी तक आपको बताया कि बच्चे, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 1 से लेकर 5 तक की, अर्थात हम प्राइमरी के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सदैव बच्चे सदैव सही होते हैं, कभी भी बच्चे गलत नहीं होते। क्यों, क्योंकि उनको सही पता ही नहीं होता, और जिसको सही नहीं पता है उसे हम ये कैसे कह सकते हैं कि गलत है। भाई गलत तो हम जब कहेंगे ना उसे, जब उसे सही पता होता। मुझे पता है खाना ऐसे खाया जाता है और खाना मैं ऐसे खाऊं तो गलत हूं ना, और मुझे पता ही नहीं है कि खाना कैसे खाया जाता है, और उसका माध्यम कौन है सिखाने का। जब हम खाना खाते हैं तो हम सभी के घर में मम्मी सिखाती बेटा ऐसे खाओ, अनुकरण करता बच्चा कि पापा ऐसे खा रहे थे तो बेटा ऐसे ही खाना है, यहीं लेके जाना है। अगर पापा यहां से खा रहे होते तो बच्चा भी ऐसे करके ऐसे करता है ना, कि अनुकरण की तो विधि है ना। तो जब बच्चे को पता ही नहीं है, जितनी चीजें उसने ऑब्जर्व की उतनी चीजें डेली रूटीन में सीख ली। और अगर हर चीज ऑब्जर्व करके ही सीखने वाली होती तो घर बच्चा बैठा रहता। क्योंकि आप समझिए समाज में एक जैसे लोग तो होते नहीं कि सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, घर में एक लोग ऐसे भी बैठे होंगे कि उठा के मोबाइल सरका रहे होंगे। तो अब देखिए ना, अनुकरण करते हैं बच्चे। हम सब मोबाइल में इतने फंक्शंस नहीं जानते, वो इतने फंक्शंस जानते हैं कुछ पूछो ना। 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा मोबाइल खिसकाने लगता है। क्यों, क्योंकि वो अनुकरण करता है अपने अग्रजों का, उसके आसपास का, अपने एटमॉस्फेयर का वो अनुकरण करता है, उसको फॉलो अप करता है, उसको अप्लाई करता है। तो ध्यान से बच्चे सुनेंगे, मैं इसी बात को बताना चाह रहा था, मैं इसी बात पर फोकस कर रहा हूं बार बार। क्या, किस बात पर फोकस कर रहा हूं कि बच्चा सदैव सही होता है, वो हमारे आसपास की चीजों का क्या करता है, अनुकरण करता है, मतलब उनका फॉलो करता है। और फॉलो करने के बाद 2 चीजें हैं, या तो वो अच्छी चीज सीखेगा और या तो वो बेटा बुरी चीज सीखेगा। बात क्लियर है ना। तो मैंने कहा कि कभी भी बच्चा फेल नहीं होता,
बच्चा सदैव सही होता है, ये बात कंठस्थ करके रख लो बेटा। बच्चा सदैव क्या होता है? बच्चा सदैव और सदैव सही होता है। क्लियर? फेल कौन होता है प्यारे बच्चे? व्यवस्था फेल होती है, सिस्टम फेल होता है। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? हम कह रहे हैं कि जब हम एनसीएफ 2005 की बात करेंगे और उसमें पेडागोजी का जिक्र करेंगे, और बेटा पेडागोजी में भी किसकी? मैथ का जिक्र करेंगे, तो इसमें आपके 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और 15 में से 9 सवाल ऐसे होंगे जिन्हें आप देख करके हल कर पाओगे। इतना भरोसा है। कब? 2-3 चीजों को अगर फॉलो कर लोगे। कौन सी 2-3 चीजें हैं? आप कहोगे सर 2-3 चीजों को अगर फॉलो कर ले, अगर 9 सवाल हो जाते हैं तो यार क्या समस्या है 2-3 चीजों को फॉलो करने में? मुझे तो कोई समस्या लगती ही नहीं है कि अगर 2-3 चीजों को फॉलो करने में कोई समस्या है। ध्यान से सुनो कौन कौन सी चीजें हैं। मैं बोलूं अगर आपसे, सबसे पहले बेटा रटना। रटना मतलब जब हम रटने लगते हैं 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, मतलब बेटा रटना शुरू कर दिए। प्यारे बच्चे एनसीएफ रटना को निगेटिव पॉइंट मानता है। कभी भी बच्चे को रटने की प्रवृत्ति पर बल देना ही नहीं है, कभी भी रटने की प्रवृत्ति पर फोकस नहीं करना। और रटने की प्रवृत्ति पर फोकस ना करने का मतलब जहां पर भी रटना शामिल होगा, जहां पर बेटा तुरंत बता करके उत्तरों को देना शामिल होगा, मतलब रटने की प्रवृत्ति जहां पर भी होगी, आप समझ जाना वो विकल्प क्या होगा? वो विकल्प बेटा हमारा गलत होगा। आप इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला रूल कि रटने की प्रवृत्ति पर हमें बल नहीं देना है, मतलब रटने की कोई भी प्रवृत्ति पर हमको बल नहीं देना है। ठीक है? किस पर बेटा बल देना है फिर? लर्निंग बाय डूइंग। किस पर बेटा बल देना है? कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है? करके सीखना। करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग। अरे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इस प्रवृत्ति पर हमको क्या देना है? बल देना है। और जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीटेट एनसीएफ इसे मानता है। जब बच्चा करके सीखता है, मतलब जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर आता है, तो आप इस बात को मान करके चलिए, इस बात को समझिए कि बेटा वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मतलब खुद से चीजें तैयार कर रहा है। दूसरी चीज, गणित किस चीज को फॉलो करती है? कैसे बेटा? कि अमूर्त चिंतन को लेकर के, अमूर्त चिंतन की बात होती है। अमूर्त चिंतन की बात होती है बेटा, विजुअलाइजेशन की बात होती है, मतलब प्रदर्शीकरण की बात होती। कैसे बेटा? अमूर्त चिंतन कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर हमको बच्चे को समझाना है, क्या बेटा हमको बच्चे को समझाना है, घन समझाना है, तो सदैव ये मान करके चलिए कि बच्चा, हमने कहा पहली स्टेटमेंट में ये बात आपसे बोली है, हमने कहा कि जब कभी भी बच्चे को समझाना है तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट रखो, मतलब करके सीखने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और बेटा करके मतलब बच्चा क्या करेगा? हमने पहले ही बात बोली कि बच्चा अनुकरण करता है। क्या करता है? बच्चा अनुकरण करता है, मतलब फॉलो करता है। ये बात तो एकदम बेटा क्लियर है ना? तो अब आप चीजों को समझिए। जैसे जब बच्चा करने का प्रयास करता है, बच्चा अनुकरण करता है, तो जब कभी भी बच्चे को सिखाओ कोई चीज, तो उसकी दैनिक जिंदगी से वो चीज जुड़ी होनी चाहिए। मतलब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारा ये बेटा पॉजिटिव है कि अमूर्त चिंतन के बाद में, कि वह जो चीज आप सिखा रहे हो बेटा, वो दैनिक जीवन से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। दैनिक जीवन बोले तो बेटा क्या? डेली लाइफ। डेली लाइफ से कनेक्टेड है कि नहीं है? अगर वो चीज डेली लाइफ से कनेक्टेड है तो बच्चा अपेक्षाकृत जल्दी सीखेगा अदर थिंग्स के। बोलोगे कैसे? भाई अगर हमको बच्चे को बताना है, जोड़ करके सिखाना है, आप समझिए कैसे जोड़ के बेटा सिखाना है। मान लीजिए हमको उसे 3 2 5 बेटा जोड़ करके सिखाना है, मतलब 3 2 5 जोड़ करके सिखाना है। अब यार तुम जोड़ने बैठ जाओ, कह दो कि 3 2 5 3 2 5 3 2 5, ऐसे भले ना सीख पाए।
तो बेटा ध्यान से सुनो, चाहे जोड़ के दिखाना हो, चाहे हंस के दिखाना हो, चाहे रो के दिखाना हो, चाहे गा के दिखाना हो, बच्चा सीखेगा तभी जब उसका उसमें मन लगेगा। और मन लगाने के लिए मैंने बोला कि वो चीजें दैनिक जिंदगी से संबंधित होनी चाहिए, डेली लाइफ से बेटा संबंधित होनी चाहिए। और जो डेली लाइफ से चीजें संबंधित होंगी उनका सिस्टम जो है ना वो हमारी आस पास की वस्तुएं होंगी। कहां की बेटा? आस पास की चीजें। मैं पहला क्लास बस बेस एक बार पेडागोजी का तैयार कर रहा हूं, और जो जो मैं की पॉइंट्स आपसे बोलूंगा वो सारे की पॉइंट्स सवालों में उतर उतर के आएंगे, ये आप बेटा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा वो आसपास से संबंधित होंगी, मतलब हमारी बेटा डेली लाइफ से चीजें क्या होंगी? संबंधित होंगी। समझ में आ गई बात? फिर हम क्या बात करते हैं बेटा? हम कहते हैं जैसे मान लो हमको उसे जोड़ करके सिखाना है, तो 1 प्लस अगर 2 की बात करो, 1 प्लस 2 बच्चे को सिखा दे 3, यार भले ही 1-2 बच्चा जान जाए, ऐसा नहीं है कि सारे आदर्श, सारे प्रिंसिपल, सारे रूल्स हर बच्चे पर अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की मानसिक क्षमता अलग होती है, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन हम जब टीचिंग की बात करते हैं, जब हम शिक्षण की बात करते हैं, तो हम एक बार सभी को मतलब कंबाइंड को एक साथ लेके जिक्र करते हैं। किसकी जिक्र करते हैं बेटा? एक साथ लेके जिक्र करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल बच्चे की शैक्षणिक क्षमता, उसके सोचने की क्षमता अलग हो सकती है। जब हम क्लास की बात करते हैं तो बेटा क्लास कैसी होती है? समावेशी होती है, मतलब सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जहां पर छोटे से छोटा बच्चा जो समझ पा रहा है वो भी, बेटा जो कमजोर है उसे भी लेके चलना है। तो हमारा जब भी कॉन्सेप्ट लागू होगा तो वो समावेशी शिक्षा को लेकर के लागू होगा, मतलब क्लास में हर एक बच्चे को लेकर के लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 1 + 2 = 3 नहीं जोड़ पाएगा, बेटा जोड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप जोड़ना सिखाइए, जब भी आप उसे घटाना सिखाइए, तब आप क्या करिए? तब बेटा उसकी दैनिक जिंदगी से संबंधित चीजों को सिखाइए। जैसे आप बोलिए बेटा 1 टॉफी, 2 टॉफी प्लस 1 टॉफी। जैसे मान लो आप दैनिक जिंदगी से कैसे बेटा सुबह शाम तक बच्चा टॉफी खाता होगा खूब, आप कहो तुम्हारे पास 1 टॉफी है, दीदी के पास कितनी टॉफी है? दीदी के पास तुम्हारी 2 टॉफी है, आप बताओ बेटा कुल मिला के कितनी टॉफी होंगी? तो आप ध्यान से सुनो, टॉफी उसके जीवन का हिस्सा है। यहां बेटा वो चीज जो टॉफियां है ना वो उसके दैनिक जिंदगी का पार्ट है, और अगर इसके डेली लाइफ का टॉफी पार्ट है तो आप समझ लो बच्चे को जब यहां से सिखाओगे बेटा तुम्हारे पास 2 टॉफी, दीदी के पास 1 टॉफी, तो दीदी भी उसके आसपास रहती है और टॉफी भी उसके आसपास रहती है। अर्थात आप कह सकते हो तो जो बताओगे बेटा 3 टॉफी, क्या बताओगे? उसको सिखाओगे 3 टॉफी, तब आप समझ लो कि बच्चा यहां से जल्दी कैप्चर करेगा, ये चीज नहीं भूलेगा। भले ही वो कोई चीज भूले लेकिन टॉफी का कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा, दीदी का कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। जैसे मान लो अब तो कंचा लड़के खेलते ही नहीं, तो कंचा नहीं खेलते। आप सभी खेले होंगे जो कांच के बने कंचे आते थे, अब कह दो 2 कंचा प्लस 3 कंचा, कहो 2 कंचा प्लस बोलो 3 कंचा, तो कंचा बच्चों को याद रहेंगे 5 कंचा। आप कहो 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे बेटा आपको दिखाना है घन का रूप दिखाना है, आपको घन का रूप दिखाना है मतलब क्यूब का फॉर्म। अब बेटा अगर क्यूब का फॉर्म हमको समझाना है तो आप समझिए, मान लीजिए बच्चे को हमें दिखाना है कि घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है। तो घन आप समझाओ कि 6 भुजाएं होती हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, नहीं समझेगा, लिख के रख लो, नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप बता दो, कह दो लूडो खेलते हैं ना सांप सीढ़ी वाला, बेटा लूडो खेलते हैं ना सांप सीढ़ी वाला, तो जब सांप सीढ़ी वाला लूडो की बात करोगे, जब आप लूडो का जिक्र कर लोगे तब ये बात मान लो, बच्चा तुरंत बोल दो वो जो पासा फेंका जाता है ये बेटा घन का उदाहरण है। बच्चे को तुरंत क्लिक कर जाएगा यार, हाँ, कि जब कभी भी घन का जिक्र आएगा तो तुरंत वो उठाएगा क्या? लूडो उठाएगा और देखेगा, कहेगा हाँ यार ये बात क्लियर है ना? आई समझ में बात? अगर आपको घनाभ दिखाना है तो आप घनाभ क्यूबाइड चाहे जितना उसे एक्सप्लेन करो,
नहीं समझेगा, समझेगा ही नहीं, समझ सकता ही नहीं बच्चा, ऐसे नहीं समझेगा। कैसे समझेगा? समझेगा, आप उसे माचिस दिखाओ बेटा। आप क्या दिखाओ उसे? आप उसे माचिस दिखाओ, मतलब माचिस जैसे आप दिखाओगे, समझ जाएगा बेटा। जब कभी भी माचिस को एक्सप्लेन करोगे तुरंत कहेगा 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 सर ये तो घनाभ का उदाहरण है, मतलब इट इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका? बेटा क्यूबाइड का उदाहरण है। समझ गए ना? तो ये हमारे बेसिक की पॉइंट है। तो मतलब हमें ध्यान क्या रखना है? रटाने की प्रवृत्ति पर बिल्कुल बल नहीं देना है, एकदम बेटा फोर्स नहीं करना है रटने की प्रवृत्ति पर। जब भी रटने का जिक्र आएगा, मतलब रटने का जब भी जिक्र आएगा, हम उस विकल्प को तुरंत काट देंगे। कभी सीटेट रटने की बात को अलाउ नहीं करता। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट होगा, करके सीखने पर हम ज्यादा बल देंगे अपेक्षाकृत बेटा रटने के। फिर अमूर्त चिंतन को विकसित करेंगे, मतलब हम आगे की कैसे सोच सकते हैं, जो समस्याएं हमारे सामने नहीं है उनके भी निराकरण की विधियों को हम अमूर्त चिंतन बोलते हैं। अमूर्त का मतलब जो सामने पर नहीं है, और जो सामने पर नहीं है फिर भी उसे सोचना, उसे बेटा लगाना, ये हमारा अमूर्त चिंतन है। इसके बाद में दैनिक जीवन से संबंधित, डेली लाइफ से संबंधित जो भी चीजें होंगी उन पर हमें बल देना होगा, उन पर हमें फोकस करना होगा। क्लियर हो गई बात? इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई सभी बच्चों को? आशा करते हैं ये चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी। तो एक चीज और बेटा, जब कभी भी हम बात करते हैं सवालों को लेकर के, मतलब जब कभी भी हम क्वेश्चंस को लेकर के जिक्र करते हैं, जब कभी भी हम प्रश्नों का जिक्र करते हैं, जब कभी भी बेटा हम प्रश्नों का जिक्र करते हैं, क्वेश्चंस का जिक्र करते हैं, तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान दे लेंगे, जब भी हम क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे, सवालों का जिक्र करेंगे, पहले भाई सवालों का, तो बेटा सवाल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दो प्रकार के सवाल होते हैं, और दोनों प्रकार के सवालों को हमें समझने की आवश्यकता है। कभी भी बेटा देखो क्या, दो प्रकार के जो सवाल हैं, एक है बेटा मुक्त अंत के प्रश्न, एक है बंद अंत के प्रश्न। इंग्लिश में दोनों को एक बार समझ लेना, इन्हें बोलते हैं बेटा ओपन इंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन, और इन्हें बोलते क्या बेटा? क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन, इंडेड क्वेश्चन। अब सभी बच्चे इस बात को ध्यान दे लेंगे कि ये दो प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, क्योंकि इन सभी का काम आता है सीटेट, इसलिए आप सभी की प्राथमिकता में है कि आप इन्हें याद करें। कैसे समझ लेंगे, याद नहीं करेंगे। रटने की प्रवृत्ति पे मैं भी बल नहीं देता, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सीटेट ही रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देता, और जो काम सीटेट नहीं करेगा वो काम हम कैसे कर सकते हैं? जैसे बेटा हमने कहा कि मुक्त अंत के प्रश्न, इंग्लिश में ओपन इंडेड क्वेश्चन, और हमने दूसरा वर्ड लिखा बेटा बंद अंत के प्रश्न, मतलब क्लोज इंडेड क्वेश्चन। मतलब ध्यान से बच्चे सुनेंगे, ऐसे सवाल जिनका एक सटीक उत्तर हो जाए और काम खत्म हो जाए। बंद अंत का मतलब, जैसे मैं बोलूं बेटा, मैं बोलूं 1+2 बराबर कितना, हमने कहा 1 में 2 जोड़ने पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 में 2 जोड़ोगे तो सर 3 होगा। आप बताओ, इसका एक ही उत्तर है, इसका कोई दूसरा उत्तर है क्या? है कोई दूसरा उत्तर? आप बोलोगे नहीं। हमने कहा भारत की राजधानी क्या है, तो आपका क्या होगा उत्तर? दिल्ली। एक फिक्स उत्तर है, कोई दूसरा उत्तर नहीं है ना। हमने कहा कि आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो तुम तुरंत बोल दोगे नवाबों का शहर लखनऊ, इसका कोई दूसरा उत्तर नहीं है ना। तो ये सब कैसे सवाल हैं? ये बेटा सभी बंद अंत के प्रश्न है, मतलब इनका फिक्स उत्तर है, इनका बेटा फिक्स उत्तर है, ठीक है, इनका बेटा फिक्स उत्तर है। अगर इनका फिक्स उत्तर है, अगर इनका बेटा फिक्स उत्तर है, तो ऐसे सवाल बंद अंत के प्रश्न कहलाए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या, अच्छा क्लोज्ड इंडेड कैसे होंगे? जिनके एक से ज्यादा उत्तर हो। अच्छा, अब एक से ज्यादा कैसे उत्तर होंगे, इस बात को भी समझ लेना बेटा। जैसे मैं बोलूं
कि हमने कहा 1 + 2 = 3 है, तो 1 में 2 जोड़ोगे बेटा 3 ही आएगा। ये बात सभी बच्चे जानते हैं, एकदम सर्वविदित है, सत्य है। हमने कहा बताओ यार 3 कैसे आएगा, हमने कहा बताओ यार 3 उत्तर कैसे आ सकता है। हाउ कैन बी द आंसर 3 ऑफ एनी रिएक्शन, या बेटा एनी इक्वेशन, किसी भी समीकरण में उत्तर 3 कैसे आ सकता है। तो देखो बच्चे के मन में बहुत से सवाल, हमारे मन में बहुत से विचार आएंगे। कोई तो क्या बोलेगा, कोई बोलेगा सर 4 में से निकाल दो, 1 निकाल दो तो 3 आ जाएगा। कोई कहेगा सर 5 में से 2 निकाल दो तब भी 3 आ जाएगा। कोई तुरंत बोलेगा सर आप ध्यान रखिए कि सर 6 है ना, 6 में से 3 निकाल दो तब भी 3 आ जाएगा। कोई ऐसे कहेगा, कोई कहेगा सर 7 में से 4 निकाल दो तब भी 3 आ जाएगा। मान लीजिए माइनस करने वाली प्रक्रिया हो गई, कोई एक बच्चा क्लास से खड़ा हो गया, कहा यार भाई तुम लोग ये सब बताते हो, ध्यान से सुनो सर 6 को 2 से भाग क्यों नहीं दे देते हो, तब भी तो 3 आ जाएगा। दूसरा खड़ा हुआ, कहा यार हाँ तुम्हें तो केवल जानने वाले हो, कोई दूसरा जानता कहाँ है, ठीक है तुम्हें तो केवल 6 को 2 से भाग दे पाते हो, हम 12 को बेटा हम 12 को 4 से भाग दे देंगे, आप बताओ तब वो 3 आ जाएगा। बेटा तीसरा उठा, कहा हम 21 को सर 7 से भाग दे देंगे तब भी 3 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा चौथा पांचवा फिर से उठा पड़ोसी का, तुम्हें तो जानते हो केवल हम जानते कहाँ हैं, उसने तुरंत कहा सर हम 1 को 3 से गुणा कर दें तब भी बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का है कि जिन सवालों के एक से अधिक जवाब दिए जा सकते हैं उन्हें मुक्त अंत के प्रश्न कहते हैं, उन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, और जिनका एक फिक्स उत्तर होता है वो बेटा क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं, बंद अंत के प्रश्न कहलाते हैं। और बंद अंत के प्रश्न एक सीमा में बच्चे को बांध देते हैं, सोचने के लिए बहुत ज्यादा वहां पर उसे अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन मुक्त अंत के प्रश्नों में बच्चे को अवसर मिलता है कि वो चीजों को क्या कर सके बेटा, सीख सके। तो देखेंगे आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आज के सवालों की तरफ बढ़ते हैं, और धीरे धीरे पेडागोजी की श्रृंखला यहीं से शुरुआत हो जाएगी और आप जान भी नहीं पाओगे कैसे कैसे चीजें हो गई। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ आज के पहले सवाल की तरफ आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला सवाल, आज का बेटा पहला सवाल सभी बच्चे देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल सभी बच्चे एक बार देखेंगे, हर एक बच्चा इस सवाल को बेटा देखेगा। 1 मिनट। देखो कहता है बेटा जॉर्ज पोल्या के अनुसार, अब बेटा जॉर्ज पोल्या जो थे ना वो एक गणितज्ञ हुए हैं, बेटा ध्यान से समझ लेना, मैं भी पढ़ लेता हूं, मैंने भी ओपन कर लिया है सवाल अपने फोन में, मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, कहता है बेटा जॉर्ज पोल्या के अनुसार स्कूल शिक्षा के लिए गणित में किस तरह के उद्देश्य हैं, किस तरह के उद्देश्य हैं। तो ध्यान से बच्चे समझना, जॉर्ज पोल्या एक गणितज्ञ थे, उन्होंने विद्यालय शिक्षा में गणित के 2 प्रकार के उपयोग बताए। बेटा गणित में 2 प्रकार के उद्देश्य बताए, पहला तो संकीर्ण उद्देश्य बताया और दूसरा बेटा व्यापक उद्देश्य बताया। मतलब पहला बेटा नैरो एम बताया और दूसरा ब्रॉड एम बताया। मतलब उसने कहा कि गणित को सिर्फ 1 + 2 = 3 सीखना ही बेटा क्या है, गणित नहीं है। मतलब गणित का जो प्रयोग है वो इस प्रकार से है कि शुरू से लेके लास्ट तक जीवन के कालों में व्यक्ति सदैव गणित का प्रयोग करता है, चाहे वो क्लास गया हो और चाहे बेटा वो क्लास ना गया हो। मतलब अगर हम बच्चे को यह सिखा देते हैं कि 1 + 2 = बेटा 3 और बस आपको काम हो गया, तो ये गणित का उच्च उद्देश्य नहीं है, या गणित का बेटा क्या है, या गणित का बहुत ही निम्नतम उद्देश्य है, मतलब यह संकीर्ण उद्देश्य है। तो सवाल क्या बोला है आपसे, ध्यान से सुनो। अब बच्चे कैसे उत्तर करोगे कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोल्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द काइंड ऑफ एम्स इन मैथमेटिक्स फॉर स्कूल एजुकेशन। बेटा पहला भी उद्देश्य है, नैरो एम्स भी है और फिर ब्रॉडर एम्स भी है, मतलब व्यापक उद्देश्य भी होता है और बेटा क्या नैरो उद्देश्य भी होता है। तो 2 सवाल बनते हैं कि जॉर्ज पोल्या के अनुसार गणित के कितने उद्देश्य हैं। तो आपको मैंने समझाया कि बेटा 2 उद्देश्य हैं, एक तो नैरो एम है और दूसरा बेटा क्या है, दूसरा हमारा कौन सा एम है, दूसरा जो हमारा एम है वो ब्रॉडर एम है। मतलब नैरो और ब्रॉडर बेटा
दोनों होता है। बात एकदम क्लियर हो गई ना। नैरो का मतलब हम उसी चीज में बच्चे को फिक्स कर देंगे, ब्रॉडर का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि हम उसे उच्च उपलब्धियों वाले की तरफ लेकर के जाएंगे, उसकी दैनिक जिंदगी से चीजों को जोड़ देंगे। अगला वाला सवाल देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने जो सवाल आपको पढ़ाया बेटा वो पेडागोजी में कैसे आता है, यहां पर इसको अप्लाई कर लीजिएगा। देखो कहता है बेटा ध्यान से सुनो, कहता है किसी संख्या के 100वें स्थान पर मौजूद किसी भी अंक के स्थान को का पता लगाने के लिए उसको किससे गुणा करते हैं। बेटा कहता है 100वें स्थान पर। देखो बेटा कहता है 100वें स्थान पर, ध्यान से बच्चे सुनेंगे, मैंने आपको परसों वाली ही क्लास में पढ़ाया था। 100वें स्थान पर इन प्लेस ऑफ 100, तो बेटा बताओ 100वें स्थान पर हमने आपसे कहा था सैकड़े का स्थान, मतलब किससे गुणा करते हैं प्यारे बच्चे, 100 से गुणा करते हैं। वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाई, किससे बेटा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बात एकदम क्लियर है ना। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हाँ, बहुत ही प्यारा सा बेटा सवाल है, मेरे बहुत ही प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। कहता है गिनने की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन काउंटिंग प्रोसेस। या बेटा हम गिनते हैं ना किसी चीज को, अब सवाल आता है, सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कहता है गिनने की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। बेटा 2 चरण होते हैं। 2 चरण कैसे कैसे। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा सवाल है, मेरे प्यारे भाई मैंने सवाल नहीं बनाया, ये सीटेट ने सवाल बनाया और सीटेट ने इस सवाल को पूछा भी। कहता है गिनने की प्रक्रिया के कितने चरण हैं, हाउ मैनी स्टेप्स आर काउंटिंग्स, मतलब जब हम गिनते हैं किसी चीज को तो उसके प्यारे बच्चे कितने चरण हैं। तो आप ध्यान रख लीजिएगा प्यारे बच्चे 2 चरण होते हैं। गिनने की प्रक्रिया के बेटा 2 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। गिनने की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं प्यारे भाई। कौन सा, देखो जब भी हम देखते हैं जैसे मैंने लिखा, हमने कहा पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां, 6ठा, 7वां, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th प्लेस। एक बेटा ये चरण होता है, ये स्टेप होता है। पहला देखो बेटा जैसे लिखा होगा फर्स्ट, फिर लिखा होगा सेकेंड, फिर लिखा होगा बेटा थर्ड, फिर क्या लिखा होगा फोर्थ, डॉट 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 डॉट। एक तो ये चरण हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा प्यारे बच्चे जो चरण होता है जिसमें हम संख्याओं को गिन लेते हैं। हम कहते हैं कि इस प्रोसेस में 25 संख्याएं हैं, 26 संख्याएं हैं, मतलब एक हमें स्थान बताता है और एक हमें बेटा संख्या बताता है, टोटल संख्या बताता है। तो कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। गिनने के 2 चरण, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, एक इस प्रकार से गिनते हैं, ऐसे गिनते 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो गिनने के 2 चरण होते हैं। अगला सवाल बेटा देखेंगे एक बार, सभी बच्चे देखेंगे बेटा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है अगला वाला, सभी बच्चे एक बार बेटा देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखने का सभी बच्चे प्रयास करेंगे। हाँ, क्वेश्चन कौन सा है ये, हाँ देखो कहता बेटा गणित की कौन सी प्रकृति सुस्पष्टता तथा परिशुद्धता से संबंधित है तथा संदेह एवं अस्पष्टता के लिए कोई गुंजाइश बेटा नहीं है। ध्यान से सुनो, कहता है कि जो गणित की प्रकृति होती है, अभी जब हम पेडागोजी आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसमें हम जिक्र करेंगे। कहता है जो गणित की प्रकृति होती है, मतलब गणित को पढ़ाने का जो नेचर है, जो मैथमेटिक्स का नेचर है, कहता है उसमें अस्पष्टता मतलब अनक्लियरिटी का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है बेटा। पहला ऑप्शन है, पहला कहता है संदेह नहीं कर सकते, मतलब कहता है कि कौन सी गणित की ऐसा नेचर है जिसमें डाउट और अनक्लियरिटी इसका कोई रोल ही नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो बेटा कौन सा है, पहला, पहला बेटा आंतरिक अभिरुचि, इंटरनल इंटरेस्ट नहीं बेटा। फिर है तर्क, बेटा तर्क में तो भाई तर्क में जैसे व्यक्ति तर्क दे, बेटा तर्क दो, तर्क में संदेह हो सकता है यार, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। लेकिन बेटा एक्यूरेसी जो है, बी वाला विकल्प, एक्यूरेसी जो है हमारा ना, मतलब सटीकता, सटीकता में स्थान नहीं होता। किसका स्थान नहीं होता है बेटा, बिल्कुल स्थान नहीं होता है किसी भी संदेह का
किसी भी अस्पष्टता का एक्यूरेसी इज द राइट आंसर, मतलब हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सटीकता। बेटा सटीकता में अस्पष्टता का कोई स्थान नहीं है, संदेह बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी डाउट आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? चलो अगला सवाल, नेक्स्ट। अगला वाला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा सवाल है बेटा, 5। एक मिनट में क्वेश्चन बड़ा करके देख लेता हूं। जॉर्ज पोलिया वाला सवाल है, क्या है? अभी बेटा इस सवाल को बता चुके हैं, अभी बता चुके हैं, इस वाले क्वेश्चन को अभी बता चुके हैं। कहता है जॉर्ज पोलिया के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित के कितने उद्देश्य हैं? बेटा 2 उद्देश्य, एक तो संकीर्ण और दूसरा व्यापक। पहला संकीर्ण बेटा, दूसरा कौन सा, व्यापक। बात क्लियर हो गई ना? चलो अगला वाला सवाल एक बार देख लो, नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन कहता है एक निश्चित संख्यात्मक मान वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? बेटा कांस्टेंट बोलते हैं, आप जानते हो। एक निश्चित, जैसे बेटा पाई है, जैसे पाई है, हम जानते हैं पाई एक स्थिर है, कांस्टेंट है। बेटा पाई स्थिर है, कांस्टेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे स्थिर बोलते हैं, स्थिर बेटा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे पाई है बेटा, जैसे क्या √2 है, ये कांस्टेंट है। जैसे बेटा √3 है, ये क्या है? कांस्टेंट है, इनका फिक्स वैल्यू है, ये वैल्यू बदल नहीं सकता, ये वैल्यू बदल नहीं सकता, और बदल नहीं सकता तो मतलब ये कांस्टेंट है। अगला सवाल कहता है दो परस्पर अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? देखो बेटा कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, जैसे हमने 2 लिया और 3 ले लिया, हमने 3 लिया 5 ले लिया, बेटा हमने 7 लिया 11 ले लिया। बताओ इन दोनों में भी एक कॉमन है, इन दोनों में भी बेटा एक कॉमन है, इन दोनों में भी एक कॉमन है, तो जो सब में कॉमन होता है वही HCF कहलाता है। याद रखना जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें बेटा जो मासा होता है HCF होता है, वो सदैव क्या होता है? वो सदैव प्यारे बच्चे एक होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी पेडागोजी की दूसरी क्लास को लेकर के कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे और सवालों के एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम आपको कराएंगे। आशा करते हैं आज के बाद पेडागोजी पढ़ने के बाद आप अपने सिद्धांतों को बदलेंगे, और इतना अगर आप कर ले जाते हैं ना, निश्चित तौर पे मान के चलिए कोई आपका सीटेट रोक नहीं सकता किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास, मतलब कल की क्लास में 7th क्लास रहेगी कल की। 5 क्लास पहले की पढ़ लो, ये क्लास बेटा आज की पढ़ लो, निश्चित तौर पर आपका कल्याण संभव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सेशन को बेटा शेयर जरूर करिए यार, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलो।